नमस्ते इंडिया। मिजाग एकेडमी न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है 31 मार्च। समसामयिक घटनाओं पर प्रश्न शुरू करने से पहले आज की मुख्य न्यूज़ हेडलाइंस। भारत में कोविड-19 के 1200 संक्रमित, 30 की मौत। सरकार ने कहा अभी तक नहीं हुआ कम्युनिटी संक्रमण। दुनिया भर में कोविड-19 से लगभग 37,000 लोगों की मौत। सबसे अधिक मौतें हुई इटली में 11,590। 7 लाख तक पहुंची संक्रमितों की संख्या। चीन से ज़्यादा यूएसए में संक्रमित 1,64,250। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स की सेहत में सुधार। जापान में कोरोना के संक्रमित एक ही दिन में 70 नए पॉजिटिव। अगले साल जुलाई में होगा टोक्यो ओलंपिक। 20 साल में सबसे कम हुए तेल के दाम, कई कंपनियों ने घटाए दाम। लॉकडाउन के दौरान निजामुद्दीन दिल्ली में आयोजित हुए एक धार्मिक आयोजन में शामिल हुए तेलंगाना के 6 लोगों की मौत। 24 लोग पॉजिटिव पाए गए। करीबन 2000 लोगों को किया गया क्वारंटाइन। और नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन, अफवाहों पर विराम, कैबिनेट सचिव का बयान। BSL-4 लैब का नया विश्लेषण। कोरोना वायरस की संख्या तापमान वृद्धि पर घटी, जनता के लिए राहत की खबर। भारत ने अब तक GDP का 4.3% का दिया पैकेज। RBI और सरकार ने कुल 9 लाख करोड़ से ज़्यादा का बूस्टर डोज दिया। तो आइए आज के जो मुख्य पत्र पत्रिकाओं के विश्लेषण से बनने वाले प्रश्न और सवालों का अध्ययन किया जाए। मैं जगदीश मिजाग एकेडमी की तरफ से स्टूडेंट्स और दोस्त सभी लोगों को आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वेलकम टू आवर मिजाग एकेडमी यूट्यूब लाइव चैनल में और हमारे इस पत्र पत्रिकाओं के विश्लेषण वाले सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप रोज़ देखते हैं, डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम मिजाग एकेडमी, ऑल फ्रॉम एवरी डे फ्रॉम मंडे टू संडे इन मॉर्निंग। तो आइए सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है दिघली पुखुरी। दिघली पुखुरी क्या है? सबसे पहला टॉपिक आपका दिघली पुखुरी। ये एक लेक का नाम है, एक झील का नाम है, ठीक है। और ये झील, पहला सवाल है और वो है दिघली पुखुरी लेक झील का नाम है। ये झील आपको बताना है ये झील कहाँ स्थित है, इसका लोकेशन कहाँ स्थित है। आसाम में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है या केरला में है। तो ये झील आपका कहाँ पे है? ये झील आपकी आसाम में है। आसाम आपका नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स के स्टेट्स कहलाते हैं, उन 7 सिस्टर्स स्टेट्स में एक स्टेट आपका आसाम है। और आसाम का ये आपका दिघली पुखुरी लेक है। आसाम के इस दिघली पुखुरी लेक को अगर आप देखा जाए तो यहाँ का इस लेक के आसपास में एक और दूसरी लेक है और वो है जोरहकपुरी लेक। जोरहकपुरी लेक ये भी काफ़ी पॉपुलर है। जोरहकपुरी लेक के अलावा आसाम के अंदर जो मेन जो टूरिस्ट प्लेसेस है उसमें आप एक आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पोबिटोरा। क्या नाम है इसका? पोबिटोरा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको आप वन्य जीव अभ्यारण्य कह सकते हैं। पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये भी आपके आसाम में। नामेरी ये आपका क्या है? ये नेशनल पार्क है, NP नेशनल पार्क। ये नामेरी नेशनल पार्क, ये भी अगर प्रश्न पूछें तो ये भी आपका आसाम में है। उसके बाद डिब्रू सेखोवा, जो डिब्रू सेखोवा है, डिब्रू सेखोवा ये भी नेशनल पार्क है। ये भी क्या है? एक NP है।
नेशनल पार्क है और ये भी आपका आसाम में है। काजीरंगा जो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध आपका नेशनल पार्क है, आप उसको अच्छी तरह से जान सकते, क्योंकि एक सींगी जो आपका ये जैसे आप पिक्स देख रहे हैं, वन हॉर्न राइनोसेरोस, वन हॉर्न एक सींगी राइनोसेरोस, ठीक है, यानी एक सींग का ये क्या है, गेंडा है। ये एक सींगी गेंडे के लिए आपका जो पॉपुलर अगर नेशनल पार्क है तो वो है काजीरंगा। हालांकि ये डिब्रू सेखोवा में मिल जाएगा, मानस नेशनल पार्क में मिल जाएगा, औरंग में मिल जाएगा, लेकिन सबसे अधिक संख्या इसकी अगर है गेंडे की तो वो सबसे अधिक संख्या कहाँ पाई जाती है, वो आपकी काजीरंगा नेशनल पार्क में पाई जाती है। तो यहाँ देखिए आसाम के अंदर जो प्रमुख नेशनल पार्क आपके कितने हुए, एक आपका नामेरी हो गया, डिब्रू सेखोवा हो गया, काजीरंगा, मानस और ओरांग। देर आर 5 एनपीस है। कितने एनपीस है नेशनल पार्क, सिर्फ आसाम के अंदर ये नेशनल पार्क्स है और ये टोटल इनकी संख्या 5 है। सो औरंग हो गया, मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, डिब्रू सेखोवा और नामेरी नेशनल पार्क। तो ये 5 नेशनल पार्क्स है। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी अगर इसने पहचान अगर बताई है तो वो पहचान क्या बताई है, आपका एक सींगी आपका गेंडा है, एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा नेशनल पार्क की पहचान है, एक सींग वाला गेंडा। ये इस प्रकार के नेशनल पार्क की पहचान है, एक सींग वाला गेंडा। तो वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स नेशनल पार्क्स इंडिया का उसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क और ये है वन हॉर्न राइनोसेरोस का होम है, ठीक है। ये आपका रिवर्स फॉरेस्ट और जो मल्टीपल एरिया से घिरा हुआ एक बहुत जो उपयोगी क्षेत्र है और यहाँ आपको जो फ्लोरा और फोना की बहुत ही जो रेयरेस्ट पाई जाने वाली प्रजाति आपको यहाँ मिलेगी। इसके अलावा आप इसमें ये कह सकते हैं कि आपकी जो एशियन एलिफेंट्स है, जो एशियाई हाथी है, ये एशियन एलिफेंट्स भी यहाँ शरण लेते हैं। यहाँ की जो काजीरंगा की जो ग्रासलैंड है, उस ग्रासलैंड में आपको इस प्रकार के जो एशियन एलिफेंट्स हैं वो भी यहाँ पाए जाते हैं। एशियन एलिफेंट्स के अलावा अगर यहाँ की जो आपकी जो एलिफेंट जो सफारी है, एलिफेंट सफारी, वो भी काफ़ी पॉपुलर है। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आसाम में स्थित है। उसके बाद देखिए 2019 का इकोनॉमी का जो नोबेल अवार्ड है, 2019 का इकोनॉमी का जो नोबेल अवार्ड है, ये अवार्ड आपका किसको मिला है, देखिए 2019 का। तो ये 2019 का नोबेल अवार्ड है और नोबेल अवार्ड इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार 3 शख्स को मिला है, ठीक है। उसमें अभिजीत बनर्जी जो कोलकाता से बिलोंग करते हैं, एस्टर डुप्लो ये भी है और माइकल क्रीमर भी है। इसका मतलब आपका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। तो सभी को 2019 का जो नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन जो एस्टर डुप्लो, याद रखिए एस्टर डुप्लो इज वाइफ ऑफ अभिजीत बनर्जी, ये अभिजीत बनर्जी की पत्नी है और ये अभी यूएसए में है। लेकिन यूएस के अंदर होते हुए भी ये आपने जो इकोनॉमी के फील्ड में इन्होंने बहुत ही जो इम्पोर्टेंट काम किया है, वो क्या क्या काम किया, ग्लोबल पावर्टी जो वैश्विक जो गरीबी है उसको एलिविएट करने के लिए, उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए उन्होंने अपनी क्या है एक अप्रोच दी है। उन्होंने उनकी जो आपकी एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच कह सकते हैं, तो उस अप्रोच पे इनको एक्सपेरिमेंटल अप्रोच किस फील्ड में फील्ड में दी है, ये दी है आपकी ग्लोबल पावर्टी एलिविएट करने में, अप्रोच टू एलिविएट ग्लोबल पावर्टी को एलिवेट करने के इसी फील्ड में इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इनका जो योगदान है तीनों का, वो ग्लोबल पावर्टी को एलिवेट करने में है और उसी को लेकर के ये इकोनॉमी का जो 2019 का नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया। लेकिन एक चीज़ ये जानना जरूरी है कि जो नोबेल पुरस्कार है ये असल में शुरू कब हुए। नोबेल अवार्ड, देखो नोबेल अवार्ड जो आपका एक साइंटिस्ट थे, एक आपके केमिस्ट थे, एक आपके इंजीनियर थे,
अल्फ्रेड नोबेल, जो स्वीडिश थे। कौन थे? स्वीडिश थे, स्वीडन के निवासी स्वीडिश। और ये स्वीडिश आपके कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल, इनके द्वारा इसको 1895 में शुरू किया गया। 1895 में इन्होंने शुरू किया। इन्होंने अपनी तरफ से एक राशि को इस पुरस्कार के लिए उसी समय से एक राशि को तय किया कि ये अवार्ड है वो दिया जाएगा। और इस अवार्ड की शुरुआत होगी 1901 से। 1901 से ये अवार्ड आपका शुरू हुआ। और ये अवार्ड आपका टोटल कितने फील्ड में दिया जाने लगा? 1901 में अवार्ड शुरू हुआ और ये आपका 5 फील्ड में देना शुरू हुआ। उसमें एक केमिस्ट्री है, दूसरा आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री फिजिक्स, आपका मेडिकल साइंस, और इसके अथवा में लिया गया है फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी अथवा में लिया गया। इसके अलावा आपका हो गया पीस एंड लिटरेचर। ये जो 5 फील्ड है, 5 फील्ड टोटल, हाउ मैनी फील्ड्स? 5 फील्ड में तो 1901 में ये पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया। और ये जो पुरस्कार देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी, ये एकेडमी इस पुरस्कार को देती है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है ये पुरस्कार। रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो पुरस्कार है, इनमें से कौन कौन से पुरस्कार देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो पुरस्कार देती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और लिटरेचर, ये 3 पुरस्कार ये देती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लिटरेचर। साहित्य हो गया, भौतिकी हो गया और रसायन विज्ञान। इन 3 प्रकार की फील्ड में जो पुरस्कार देती है वो आपके देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है। अब एक कमेटी है नॉर्वेजियन कमेटी, और वो देती है पीस प्राइज। नॉर्वेजियन कमेटी है, ये पुरस्कार किस फील्ड में देती है? ये कमेटी आपका शांति के क्षेत्र में ये पुरस्कार देती है। जो पीस अवार्ड है, नोबेल पीस अवार्ड, ये आपका नॉर्वेजियन कमेटी देती है। नॉर्वेजियन कमेटी का पीस अवार्ड हो गया। तो 3 और 1 4 तो ये हो गए। इसके अलावा आपका जो मेडिसिन का पुरस्कार देती है वो एक नोबेल असेंबली है, वो है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूशंस। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। और कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ये आपका मेडिसिन के फील्ड में, इसकी जो असेंबली बनी है नोबेल असेंबली, वो आपको मेडिकल के फील्ड में नोबेल अवार्ड देती है। मेडिकल के फील्ड का या फिजियोलॉजी जो इसके अंदर जो आपको नोबेल जो अवार्ड देती है, वो आपकी जो असेंबली है नोबेल असेंबली, नोबेल जो आपकी असेंबली है वो है कैरोलिंस्का। क्या नाम है इसका? कैरोलिंस्का, जो मेडिकल फील्ड में ये अवार्ड देती है। तो इसके अलावा ये हो गया, देखिए 1 2 3 4 मेडिकल और पीस का हो गया 5। इसके बाद आपका जो लास्ट बच गया है इकोनॉमी। इकोनॉमी को देखिए, इकोनॉमी का जो अवार्ड है वो सबसे पहले शुरू हुआ 1969 में। 1969 में इसको फर्स्ट अवार्ड है वो इकोनॉमी के फील्ड में दिया जाना लगा। लेकिन ये जो अवार्ड है वो देने वाली जो एक बैंक की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है वो है आपका स्वेरिजेस रिक्सबैंक। स्वेरिजेस रिक्सबैंक, इस नाम से इस प्राइज को भी जानते हैं। स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइजेज है। स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइजेस जो इकोनॉमिक साइंस में ये पुरस्कार दिया जाता है। इकोनॉमिक साइंस जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाने लगा इकोनॉमिक्स में। तो ये इस नाम से या ये जो पुरस्कार है इसी बैंक के सहयोग से ये शुरू किया गया है। और इसी बैंक ने जो अल्फ्रेड नोबेल की जो याद में ये एक पुरस्कार इन्होंने शुरू किया था। और ये इस बैंक ने अपने 300th जो बर्थ एनिवर्सरी पे इस पुरस्कार की घोषणा की थी। बर्थ एनिवर्सरी, जो इस बैंक की जो बर्थ एनिवर्सरी, स्वेरिजेस रिक्सबैंक, क्या नाम है इसका? स्वेरिजेस रिक्सबैंक है। और इस बैंक ने अपने 300वें स्थापना वर्ष के ही दिन, 300वां जो इसका स्थापना दिवस था उस दिन
जो अल्फ्रेड नोबेल को एक सम्मान दिया था, और इकोनॉमी के फील्ड में ये पुरस्कार इस बैंक के बिहाफ से 1969 में शुरू हुआ। तो आप इसमें एक तो याद रखिए कि इकोनॉमी का जो अवार्ड है नोबेल का, वो शुरू हुआ 1969 में, और किस बैंक के सहयोग से या किस बैंक के फंड से ये शुरू हुआ है, ये आपका स्वीरिजेस रिक्स बैंक है। और ये बैंक, जो इस बैंक ने अपनी तरफ से जो राशि है, जो नोबेल जो फाउंडेशन था उसमें इन्होंने दिया, और इसने दिया उस दिन जिस दिन इसके 300वें जो आपके स्थापना जो वर्ष है, वो 300 स्थापना दिवस था। उसी स्थापना दिवस के अवसर पे ये आपको अवार्ड है वो घोषित हुआ, अवार्ड जो देना शुरू हुआ। तो पहला जो आपका इकोनॉमिक अवार्ड गया है वो रैगनार फ्रिक्स एंड जैन टिम्बरगन। फर्स्ट जो इकोनॉमी का जो 1969 में इकोनॉमी के फील्ड में जो पहला अवार्ड था वो आपका था रैगनर, वो अवार्ड दिया गया था रैगनर फ्रिक्स, रैगनर फ्रिक्स एंड रैगनर फ्रिक्स के बाद जैन टिनबर्गन जैन हो गया, जैन टिनबर्गन। सो रैगनर फ्रिक्स और जैन ट्रिगनबर को ये अवार्ड दिया गया। भारत में भी ये अवार्ड है जो आपका इकोनॉमी का अवार्ड है वो अमर्त्य सेन को दिया गया था, और ये पुरस्कार आपको दिया है 1998 में। इकोनॉमी का ही ये जो अमर्त्य सेन को जो पुरस्कार मिला है, आप यूँ कह सकते हैं कि इकोनॉमी की फील्ड में फर्स्ट ये एशियन है जिनको ये पुरस्कार मिला है। फर्स्ट एशियन, नॉट ओनली फर्स्ट इंडियन, पहले ये एशियन है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में, अमर्त्य सेन, ये आप प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया। तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया था, और ये पुरस्कार प्राप्त करता जो थे वो न केवल पहले भारतीय थे बल्कि पहले एशियाई भी थे। तो ये फर्स्ट एशियन थे जिन्होंने इकोनॉमी के फील्ड में ये पुरस्कार लिया। और सेकंड जो दूसरे आपके आ रहे हैं वो आपके अभिजीत बनर्जी है, उनकी वाइफ आपकी एस्टर डुफ्लो है, और इनके एक सहयोगी है, और उनका क्या नाम है, उनके सहयोगी है ऑफ क्रीमर, जो सहयोगी है उनका नाम देखिए माइकल क्रीमर है, ठीक है, माइकल क्रीमर है। तो माइकल क्रीमर और एस्टर डुफ्लो और अभिजीत बनर्जी को 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया टू एलिविएट ग्लोबल पॉवर्टी। ये भी टर्म याद रखना जरूरी है कि पुरस्कार है वो किस लिए दिए गए, उन्होंने ऐसा क्या जो कंट्रीब्यूशन दिया है जो वर्ल्ड को, जिसके बिहार पे उनको नोबेल जो इकोनॉमी का नोबेल जैसा अवार्ड है वो दिया गया। इससे पहले भी आपने जो नोबेल अवार्ड है वो भारत के कई शख्सियत को दिया गया, जैसे कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार हम सुनते हैं कि 1913 में जो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया। रविंद्रनाथ टैगोर वो है जिन्होंने गीतांजलि की रचना की थी, गीतांजलि। तो गीतांजलि के जो लेखक है आपके रविंद्रनाथ टैगोर, RN टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर उस समय जो ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले न केवल फर्स्ट इंडियन, न केवल फर्स्ट एशियन, बल्कि फर्स्ट नॉन यूरोपियन भी थे, पहले नॉन यूरोपियन। इसको ये ध्यान रखना कि नॉट ओनली फर्स्ट इंडियन, नॉट ओनली फर्स्ट एशियन, नॉन फर्स्ट यूरोपियन भी थे, फर्स्ट आपके नॉन यूरोपियन, मतलब यूरोप से बाहर पहली बार अगर पुरस्कार साहित्य का अगर किसी को मिला है तो 1913 में वो पुरस्कार RN टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। RN टैगोर के बाद देखिए इसके बाद 1930 में जो नोबेल जो पुरस्कार है वो आपको जो साइंटिस्ट CV रमन थे, CV रमन साहब को ये पुरस्कार दिया गया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए 1930। और ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का इन्होंने जो आपका अप्रोच है वो डेवलप किया इन्होंने, वो 1928 में किया था। और ये 30 में जाते इनको नोबेल अवार्ड जो मिला है CV रमन को, जो किस फील्ड में मिला है, ये फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है।
ये आपका नोबेल पुरस्कार हो गया फिजिक्स का। और फिजिक्स का इस नोबेल पुरस्कार के बाद 1968 में एक और आपका जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार गया है वो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है ना। ये खुराना जो भारतीय मूल के हैं लेकिन यूएसए नागरिक है, और इनको ये पुरस्कार दिया गया 1968 में हरगोविंद खुराना को। हरगोविंद खुराना के अलावा 1979 को मदर टेरेसा को पुरस्कार भी दिया गया, पीस प्राइज है। मदर टेरेसा को ये पुरस्कार कब दिया गया था? 1979 को। तो ये पुरस्कार किस प्रकार का था? शांति पुरस्कार था। ये पुरस्कार जो भारतीय नागरिक मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया। इसी प्रकार आप जो 1983 का एस चंद्रशेखर को पुरस्कार दिया गया था, एस चंद्रशेखर को ये पुरस्कार कब दिया गया था? एस चंद्रशेखर को 1983 में ये पुरस्कार दिया गया था। 2009 का जो केमिस्ट्री का ये जो एस चंद्रशेखर को पुरस्कार किस फील्ड में दिया गया था? ये आपका फिजिक्स भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। फिजिक्स के एक और पुरस्कार गया है केमिस्ट्री के फील्ड में। केमिस्ट्री का जो एक पुरस्कार गया है वो 2009 में गया है, और वो है आपका किसको गया? वेंकी आपका रामाकृष्णन, जिसको आप कह सकते हैं वेंकी रामाकृष्णन को ये पुरस्कार है। ये पुरस्कार गया किस फील्ड में गया? ये आपका केमिस्ट्री के फील्ड में गया। तो इस तरह जो भारतीय जिन्होंने अब तक के नोबेल पुरस्कार जो हासिल किए वो आपने देखे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 1 अप्रैल से इलाहाबाद बैंक है वो किस बैंक के साथ मर्ज होगा? तो यानी क्या है कि आज तक हमने देखा कि टोटल जो 10 बैंक भारत सरकार ने जो 10 मतलब सारी जो जितनी जो बैंक्स थी, जो छोटे छोटे बैंक्स थे जो स्ट्रगल कर रहे थे या परिस्थितियों से जूझ रहे थे, तो एक तो वो कारण था। एक क्या है कि अलग अलग बैंक्स अलग अलग स्ट्रगल करती, तो सभी बैंकों को बड़े बैंकों का रूप देने के लिए वित्त मंत्रालय ने ये एक जो प्रपोजल आगे लाया कि बैंकों का विलयीकरण किया जाए, ठीक है ना, मर्जिंग ऑफ बैंक जिसको कहते हैं। तो बैंक मर्ज होने लगे और इस तरह मर्ज होकर टोटल 10 बड़े बैंक बन गए। कितने बैंक बने? टोटल 10 बड़े बैंक आपके बन गए। तो मर्जिंग होने के बाद जब जो आपकी पिक्चर जो स्पष्ट हो रही है या कौन कौन सी जो बैंक्स हैं जिनका मर्जिंग हुआ उसमें देखिए, तो पहले ये कह रहा है कि इलाहाबाद बैंक है वो किस बैंक में मर्ज हुई है? इंडियन बैंक, ओबीसी बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या पीएनबी बैंक। तो इलाहाबाद बैंक का मर्जिंग आपका जो हुआ है वो आपका इंडियन बैंक में हुआ है, ठीक है, इंडियन बैंक में। ओबीसी का मतलब होता है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई हो गया और पीएनबी बैंक है। अब देखो बैंकों के विलयीकरण पे हमने एक शॉर्ट नोट है वो तैयार किया है। देखिए ये इंडियन बैंक है, इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक के साथ विलयीकरण हुआ है। दिस वन इज व्हाट? ये एक आपकी 7वीं लार्जेस्ट बैंक बन गई है। इसका मतलब जितने भी जो आपके इलाहाबाद बैंक के जो ऑफिसेज होंगे वो सारे अब आप किस बैंक के नाम से जाना जाएंगे? इंडियन बैंक की। वहाँ सिर्फ सब जितनी भी जो ब्रांचेज है इलाहाबाद बैंक की वहाँ आपको आईबी मिलेगा, इंडियन बैंक के ही लेबल लग जाएंगे। वो सारे बैंक इंडियन बैंक के नाम से काम करेंगे। मर्जिंग मतलब इलाहाबाद बैंक एक बड़ी बैंक के साथ मर्ज हुई है और वो आपकी इंडियन बैंक है, इसलिए इलाहाबाद नाम है वो वैनिश हो जाएगा, अब आपको इंडियन बैंक मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ओबीसी बैंक का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यानी कि यूबीआई में विलय हुआ है। ओबीसी बैंक का किस में हुआ? यूबीआई में। और इसके अलावा यूबीआई के अलावा ये कहता है पीएनबी में विलय, मतलब ये जो पीएनबी जो पंजाब नेशनल बैंक है इसके अंदर 2 बैंक को मिलाया गया है, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो ये पीएनबी में मिल गई। और पीएनबी आपको पता है कि ये इंडिया की 2nd लार्जेस्ट बैंक बन गई है। पीएनबी इंडिया की 2nd लार्जेस्ट बनी है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 2 बैंक ही विलय मर्ज हुई है, एक ओबीसी है, एक आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। 2 बैंक, तीसरी आपकी पीएनबी, तीनों का मर्जिंग हुआ। अब सिर्फ पीएनबी के नाम से ही ये बैंकें काम करेगी, यानी इसकी जितनी ब्रांचेज है सो पीएनबी के बैनर तले काम होगा इनका, यानी पीएनबी ही इनका मालिक होगी। इसके अलावा देखिए 5th जो लार्जेस्ट बैंक बनी है वो है यूनियन बैंक प्लस आंध्रा बैंक प्लस कॉरपोरेशन बैंक। ये 3 बैंक मिलके ये आपकी 5वीं लार्जेस्ट बैंक बन गई। 5th लार्जेस्ट जैसे यूनियन बैंक का किसके साथ विलय हुआ? यूबी प्लस
आंध्रा बैंक, यूबी, ये आपका आंध्रा बैंक एबी, प्लस आपका कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सीबीआई। इन 3 बैंकों का जब विलय हुआ और इस तरह ये आपकी एक 5th लार्जेस्ट बैंक बन गई है। क्या बनी? 5वीं सबसे बड़ी बैंक बन गई। इसके अलावा आप देखिए जो 4th लार्जेस्ट बैंक है वो आपकी है कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक। इन दोनों का जो विलय हुआ, कैनरा बैंक प्लस सिंडिकेट, तो ये बैंक आपका अभी कैनरा बैंक के नाम से जाना जाएगा और ये आपका 4th लार्जेस्ट बैंक होगा। सो वित्त मंत्री ने बैंक का विलय का जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये विलयीकरण तो आज से पहले हो गया, लेकिन अभी इनका इम्प्लीमेंटेशन की जो डेट है, ठीक है ना, ये जो मर्जिंग हुआ, ये मर्ज आपका अभी लागू होगा। यानी ये अभी जिस बड़ी बैंक में इनका विलयीकरण हुआ है, मर्जिंग हुआ है, वो अभी 1 अप्रैल से ये काम करने शुरू हो जाएंगे और उस बड़ी बैंक के टाइटल नेम से ही शुरू होगा काम। तो 1 अप्रैल 2020 इसकी काम, इस जो मर्जिंग का इम्प्लीमेंट लागू होने की डेट है वो आपकी है 1 अप्रैल 2020 कह सकते हैं। ये आपका जो विलयीकरण लागू होने की डेट है। यहाँ देखिए क्या दे रखा है, पीएनबी जिसके साथ आपकी जो बैंक मिली है वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी कि जिसको आप ओबीसी कहते हैं, और यूनाइटेड बैंक मिल गई, ठीक है, जिसको आप कहते हैं कि ये इंडिया की 2nd लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई है, ठीक है ना, 2nd लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। और इसका जो आपकी असेट बन गई है वो 17.95 लाख करोड़। इसकी असेट कितनी हो गई है? लगभग 18 लाख करोड़ के लगभग इसकी असेट हो गई है। और इसके अंदर जो काम करने इसका इतना मतलब 2nd लार्जेस्ट आपका नेटवर्क है कि इसके अंदर इसकी जो टोटल ब्रांचेज है वो लगभग 11,500 के लगभग इसकी ब्रांचेज है। तो ये आपका स्केल एंड सिनर्जी बेनिफिट्स थ्रू, इसका एक टैगलाइन है इस प्रकार की पीएनबी बैंक का, स्केल एंड सिनर्जी बेनिफिट्स थ्रू। तो यहाँ आपका, और इसके अलावा इसमें आपको क्या मिलेगा, लार्ज कॉस्ट रिडक्शन पोटेंशियल ड्यू टू नेटवर्क लैप्स, नहीं ये कॉस्ट सेविंग एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज फॉर जेबी एंड सब्सिडीज। सो ये तो आपका हो गया 2nd लार्जेस्ट बैंक। इसके बाद में है यूनियन बैंक और आंध्रा बैंक जो आपके कॉरपोरेशन बैंक, इन 3 बैंक का विलय हुआ है। यूनियन बैंक प्लस आंध्रा बैंक प्लस कॉरपोरेशन बैंक, सीपी कह सकते हैं। तो कॉरपोरेशन बैंक, इन तीनों का जो विलय हुआ है और ये आपकी बैंक है। इसके अलावा देखिए आपका जो 4th लार्जेस्ट बैंक हमने पहले बताया, 4th लार्जेस्ट कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक है, तो ये आपकी 4th लार्जेस्ट होगी। इंडियन बैंक, अभी यही प्रश्न हमने पढ़ा था कि इलाहाबाद बैंक का जो विलय है वो इंडियन बैंक में हुआ और ये आपका 7th लार्जेस्ट बैंक होगा। क्या होगा? ये 7th लार्जेस्ट बैंक होगा। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो प्रमुख बातें हैं जिसके अंदर जो नेक्स्ट जेन जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स बने हैं, तो इनका जो कंसोलिडेटेड जो पीएसबीज फॉर स्ट्रॉन्ग नेशनल प्रेजेंस एंड ग्लोबल रीच के लिए 82% के लगभग आपका जो बिजनेस है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास में है। 56% जो है वो आपकी बिजनेस है वो कमर्शियल बैंक्स के पास में। तो यहाँ देखिए सबसे जो पहली चीज यहाँ देखिए, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन 2 बैंकों को जो मर्जिंग है जो करके एक 2nd लार्जेस्ट बैंक बनाया गया है। लगभग 18 लाख करोड़ की इसमें असेट होगी। और पंजाब नेशनल बैंक, इसलिए सबसे बड़ी अगर बैंक है वो तो है, आपको पता ही है कि वो एकमात्र एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। लेकिन उसके बाद अगर दूसरी सबसे लार्जेस्ट अगर आप बैंक मानेंगे तो आज के इतिहास में आपको सबसे बड़ी दूसरी बैंक मिलेगी, वो है पीएनबी। पीएनबी के अंदर जो बैंक जो मर्ज किए उसको भी आपको ध्यान रखना होगा कि पीएनबी में एक बैंक मर्ज किया है वो है ओबीसी और दूसरी है यूबीआई। ओबीसी और यूबीआई, इन 2 बैंकों का मर्जिंग हुआ और अब ये पीएनबी के नाम से जानी जाएगी। ये बैंक किस नाम से जानी जाएगी? पीएनबी। तो जैसे कि हमने बताया दूसरी आपकी ये बैंक होगी। दूसरी के बाद जो 4th जो लार्जेस्ट बैंक है वो आपकी कैनरा बैंक है। कैनरा बैंक जो आपकी 4th लार्जेस्ट होगी। उसके बाद 5th लार्जेस्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई होगी। 7th लार्जेस्ट जिसको जो क्वेश्चन में हमने देखा ये इंडियन बैंक है। इसके अलावा देखिए एसबीआई जो आपकी यहाँ लार्जेस्ट बैंक है और इसके अंदर जो इसका जो असेट्स है वो 52 लाख करोड़। कितना है? 52। जैसे कि 18 लाख करोड़ के साथ दूसरे नंबर पे आपका पीएनबी है, तो एसबीआई आपका 52 लाख करोड़ पे पहले स्थान पे। तीसरी बैंक जो हम आपको
थर्ड लार्जेस्ट बैंक आपका जानना जरूरी है, और वो कौन सी बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी थर्ड लार्जेस्ट बैंक है, और इसका जो थर्ड लार्जेस्ट बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। सिक्स जो थर्ड के बाद फोर्थ आपने देखा कैनरा बैंक हो गया, फिफ्थ आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, फिफ्थ के बाद सिक्स जो बैंक है वो है बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि BI। बैंक ऑफ इंडिया का जो प्लेस है वो है सिक्स हो गया। सिक्स के बाद सेवंथ है वो इंडियन बैंक, सेवंथ IB होगी। तो इस तरह ये 10 टोटल जो मेजर बैंक्स हैं वो आपकी बनाई गई है। अब ये एक जो इसके एक जो टेबल दे रखा है बैंक का रैंक्स है, किसको लेकर के है? बैंक का रैंकिंग किया गया यहाँ बिजनेस साइज को लेकर। इसके अंदर जो गवर्नमेंट बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्लस प्राइवेट बैंक दोनों शामिल है। तो इसमें बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो एक नंबर पे बैंक का नाम है वो है स्टेट बैंक SBI, दूसरे पे आपके PNB है, लेकिन तीसरे पे देखिए HDFC आ गई। ये प्राइवेट बैंक ने तीसरा पोजीशन हासिल किया, और बैंक ऑफ बड़ौदा इसके बाद है। फिर कैनरा बैंक आ गई, फिर आपकी यूनियन बैंक आ गई, और फिर देखिए एक और बीच में आप प्राइवेट बैंक आ रही है ICICI और एक्सिस बैंक। तो ये बैंक है, प्राइवेट बैंकें भी अपनी पोजीशन ली है। तो जैसे कि HDFC थर्ड प्लेस पे है, इसी प्रकार आपकी ICICI ये आपका हो गया फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ और एट्थ प्लेस। सेवंथ, एट्थ और थर्ड ये जो तीन प्लेसेस पे अगर बिजनेस साइज को देखें तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अलावा अगर तीन प्लेसेस अगर पे कोई बैंक आ रही है प्राइवेट सेक्टर की बैंक, तो तीसरा, सातवां और आठवां स्थान है वो तीन बैंकों का है, प्राइवेट बैंकों का। HDFC थर्ड, सेवंथ आपका हो गया ICICI और आपका एक्सिस बैंक हो गया आठवीं पोजीशन पे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पहली बैंक SBI होगी, पब्लिक सेक्टर बैंक में फर्स्ट बैंक FCI होगी, SBI होगी। उसके बाद दूसरी बैंक आपकी PNB होगी, और तीसरी बैंक आपकी BOB होगी। ठीक है, तो ये तीन प्लेसेस पे आप जो क्वेश्चंस तीन पे पूछेंगे, वैसे सिक्स सेवंथ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आपका SBI, PNB और BOB, और प्राइवेट बैंकों में आप बिजनेस साइज के हिसाब से याद करेंगे। थर्ड प्लेस पे आपका HDFC है, सेवंथ प्लेस पे आपका एक्सिस बैंक है, और एट्थ प्लेस पे आपका एट्थ प्लेस पे एक्सिस है, और सेवंथ पे आपका ICICI बैंक है। तो मेगा जो पब्लिक सेक्टर आपके बैंक है इनका मर्जिंग हो गया। जैसे मर्ज नंबर 1, 2, 3, 4 जो सारा चीज दे रखा है, और इसका डिपोजिट। यहाँ देखिए जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जो इनका जो कंसोलिडेशन हुआ, तो आप ये यहाँ समझ सकते हैं कि जो एंकर बैंक है, यानी कि जो मूल बैंक जो नाम रहे हैं वो उसके नाम यहाँ है, ये मूल बैंकों के नाम है। और ये वो बैंक है जो आपकी अमलगमेट हुई है, यानी कि इसके साथ चिपक गई है, इसके साथ जुड़ गई है। ठीक है, अमलगमेट हुई है तो मतलब उसके साथ विलय हो गया। तो ये जो मेन जो आपके एंकर बैंक का नाम यही रहा, PNB नाम मौजूद रहेगा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब नेशनल बैंक। तो ये अमलगेटेड अर्लियर, जैसे देखो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले अमलगमेशन लाया गया, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का लाया गया। तो ऐसे ही पूरा आपको डिटेल है इसमें देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, कामराजार ये एक पोर्ट है, कामराजार पोर्ट लिमिटेड। तो ये कामराजार पोर्ट लिमिटेड की जो स्टैक्स है, जो हाल ही में जो इसके स्टैक्स जो खरीदे गए हैं, तो स्टैक्स जो खरीदने वाली गवर्नमेंट की सबसे बड़ी वो कौन सी कंपनी है, कौन सा जो संगठन है जिसने कामराजार नामक पोर्ट है, कामराजार पोर्ट है, ठीक है ना, आपने इसका नाम तो सुना होगा ना, एनोर पोर्ट। बस एनोर पोर्ट जो कंपनी है, जो कंपनी एक्ट के तहत 1956 में ये कंपनी बनी थी, ये एक पहली मतलब पोर्ट, जितने भी जो इंडिया के आपके मेजर पोर्ट्स है, तो पोर्ट्स वो सिर्फ पोर्ट्स है, लेकिन एक पब्लिक जो कंपनी या पब्लिक सेक्टर की कंपनी के रूप में कोई पोर्ट काम कर रहा है, तो इसका इतिहास में ये एक पहला नाम है कि एक कंपनी के रूप में काम करने वाला एकमात्र पोर्ट है, कंपनी के रूप में काम करने वाला। क्योंकि ये कंपनी के रूप में काम कर रहा है। 1956 का जो आपको पता है कि इंडियन कंपनीज एक्ट बना था 1956 का, और उस एक्ट के तहत जो आपकी इसका कंपनी के रूप में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, एक पब्लिक सेक्टर ये कंपनी बन गई। लेकिन जैसे कामराजार पोर्ट आपका है, तो कामराजार पोर्ट आपका सबसे पहले ये
पहले तो इसमें यहाँ देख लेते हैं कि आपका ऑप्शन है वो इसका जो अधिग्रहण या इसके जो मैक्सिमम जो 67% के लगभग 67% जो इसके जो शेयर्स हैं वो इस चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने खरीदे हैं। किसने खरीदे हैं? चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट। तो चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने सबसे ज्यादा इसको खरीदे, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने। तो 67%, एक तो ये आप ये याद रखिए कि कितने स्टैक या कितने शेयर खरीदे हैं इसने। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने 67% जो स्टैक्स है वो आपके खरीदे हैं। तो 67% इसके स्टैक्स जो अगर गए हैं, ये देखिए 67% ऑफ स्टैक्स, और ये स्टैक्स कहाँ गए हैं? ये स्टैक्स गए हैं चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को। तो इसका मतलब चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट इसके साथ जो एक बड़ी कंपनी के रूप में मिल गई है, ठीक है, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट। और चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के इसके साथ में बड़ी कंपनी के रूप में मिलने के बाद अब ये जो कंपनी है ये देखिए, हाँ, तो ये तो है मेजर जो इसके आपके पोर्ट्स है। लेकिन इससे पहले मैं आपको जो कामराजार पोर्ट के बारे में बताना चाहता हूं कि जो कामराजार पोर्ट है, ये कामराजार पोर्ट, कामराजार पोर्ट कहां पे स्थित है? कामराजार पोर्ट आप अगर ये कहे तो जो चेन्नई है आपका, चेन्नई के नॉर्थ में स्थित है और यहां से 24 किलोमीटर है। दूसरी बात ये कि आपका जो कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल जो कोस्ट है उस कोस्ट पर ये स्थित है। ये आपका जो पोर्ट है, एक बंदरगाह कह सकते हैं हिंदी में आप इसको, ऐसे पोर्ट को क्या कहोगे? कामराजार बंदरगाह, कामराजार बंदरगाह। तो इस बंदरगाह ये बंदरगाह चेन्नई से नॉर्थ में 24 किलोमीटर पे आपका इसका लोकेशन है, और कोरोमंडल जो कोस्ट है वहां स्थित है आपका ये आपका जो बंदरगाह, ठीक है। इसके बंदरगाह की एक आपको एक सब्सिडरी कंपनी के रूप में ये जो आई है, सब्सिडरी एक अनुषंगी यूनिट है। सब्सिडरी जो आपकी कंपनी के रूप में अगर कोई इसके साथ मिली है, मिलके इसके साथ काम करेगी, और वो करेगी चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट है, चेन्नई पोर्ट का जो चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट है, ये जो कंपनी है ये इसके साथ एक सब्सिडरी यूनिट के रूप में काम करेगी। ये किस रूप में काम करेगी? सब्सिडरी यूनिट के रूप में ये काम करेगी। तो कामराजार जो पोर्ट लिमिटेड है, इसका लोकेशन आपको बता दिया। अच्छा, फर्स्ट ये एक पहला पोर्ट है जो पब्लिक कंपनी के रूप में काम करता है। इसके अलावा कामराजार पोर्ट में आप ये बता सकते हैं, इस पोर्ट का जो गठन है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो आपका हुआ 1908 में, ठीक है ना। ये 1908 में इसका जो एक एक्ट था, इंडियन पोर्ट्स एक्ट, इस पोर्ट्स एक्ट के तहत इसका गठन हुआ था। इंडियन, ये याद रखिए, देखो इंडियन पोर्ट एक्ट, पोर्ट एक्ट बहुत पहले अंग्रेजों के समय में बना था, वो आपका 1908, और 1908 के इस एक्ट के तहत इसका जो गठन किया गया वो 1999 में किया गया। यानी 1999 में इंडियन पोर्ट्स एक्ट जो 1908 का है, उस एक्ट के तहत इसका गठन हुआ, और गठन कब हुआ? 1999 में। तो ये आपका क्या है? ये तो आपका हो गया कामराजार पोर्ट। एस्टेब्लिशमेंट आ गया, लोकेशन आ गया, किस तट पे है ये जो कारोमंडल तट पे है, और इसकी जो अभी सब्सिडी जो कंपनी बनी है, जिसने इस कंपनी के 67% है वो स्टैक्स है वो खरीदे हैं, और इस तरह एक इसकी एक अनुषंगी कंपनी बन गई, एक सहयोगी कंपनी बन गई। सहयोगी नहीं, मेजर कंपनी, इसने मेजर जो शेयर्स इसने खरीदे, तो ये इस यूनिट की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाएगी। तो अब एक चीज हम ये देखते हैं कि जो मेजर पोर्ट्स, तो इंडिया के अंदर इस तरह के मेजर पोर्ट्स है वो आपके कहां कहां है, वो आप देखिए। मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे पहले आप समझिए कि ये आपका इंडिया है। दिस वन इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो सबसे पहले हम वेस्ट की तरफ से देखें तो वेस्ट में आपको गुजरात में एक बहुत बड़ा पोर्ट मिलेगा, और वो है कांडला। हालांकि कांडला के पास में ही एक और, ठीक है, मुंद्रा भी एक पोर्ट है, छोटा पोर्ट है मुंद्रा। कांडला और मुंद्रा दोनों इस ऐसे ही नाम से याद रखने हैं आपको, कांडला मुंद्रा, ठीक है ना। तो कांडला मुंद्रा जो आपका जो पोर्ट है वो आपका वेस्ट, जो इंडिया के वेस्ट में मिलेगा, और कहां मिलेगा? ये गुजरात में मिलेगा। इसके बाद नीचे आइए, और ये मुंबई का आपका पोर्ट है। मुंबई के पोर्ट से नीचे आओगे तो गोवा के अंदर एक पोर्ट और है, वो है मार्मुगांव, ठीक है, मार्मुगांव पोर्ट है। क्या नाम है? मार्मुगांव
गाओ। तो मार्मुगाओ जो पोर्ट है ये आपका गोवा में स्थित है, ये भी आपका वेस्ट में है। इससे थोड़ा नीचे आएंगे तो मैंगलुरु का पोर्ट मिलेगा। मैंगलुरु ये आपका पोर्ट आपका कर्नाटका में है। कर्नाटका के बाद केरला का पोर्ट आ गया, केरला के अंदर कोची का पोर्ट है। कोची के बाद आप एकदम साउथ पे जाएंगे तो आपको जो साउथ टिप पे आपको तूतीकोरिन मिलेगा। तूतीकोरिन क्या नाम है इसका? तूतीकोरिन, जिसका दूसरा एक पोर्ट का नाम है वी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट। वी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट, इसका पोर्ट का ये दूसरा नाम है, लेकिन ये अधिकतम रूप से ये आपको तूतीकोरिन पोर्ट के नाम से ही ये जाना जाता है। तूतीकोरिन पोर्ट जो आपके इंडिया के साउथ पॉइंट पे है, ठीक है ना। ये कहाँ पे है? ये आपका साउथ ईस्ट पॉइंट पे आपको मिलेगा तूतीकोरिन। तूतीकोरिन से फिर आप आगे ऊपर आइए और तो आपको चेन्नई पोर्ट मिलेगा। चेन्नई पोर्ट के अलावा जो एनोर का पोर्ट है, आज बहुसंख्य जो लोग हैं इसको एनोर पोर्ट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना, जानते हैं, क्योंकि ये एनोर पोर्ट जो पहले आपका कामराजार पोर्ट के नाम से जो जाना एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन 1956 के कंपनीज एक्ट के तहत इसको जो पब्लिक सेक्टर कंपनी बना दिया है, तो वो कंपनी बनी एनोर जो पोर्ट लिमिटेड के नाम से कंपनी बनी, और उस कंपनी के नाम से भी ये एनोर, इसके डबल नेम है। देखिए, एनोर अगर पोर्ट है तो भी वही है, और कामराजार पोर्ट है तो भी वही है। लेकिन ये दोनों जो पोर्ट है, एनोर का और चेन्नई का, ये दोनों कहाँ के हैं? टीएन, यानी कि ये दोनों पोर्ट आपके तमिलनाडु के हैं। तो तमिलनाडु या फिर जो कोरोमंडल कोस्ट है, ये वाला कोस्ट देखे, ये आपका जो इधर वाला कोस्ट है ये क्या कहलाता है? कोरोमंडल कोस्ट है। ये आपका कोरोमंडल कोस्ट हो गया। तो इस कोस्ट पे आपको जो पोर्ट मिल रहे हैं जो तमिलनाडु के, तो तमिलनाडु के अंदर आपके 2 और 1 तूतीकोरिन 3 पोर्ट हो गए। तूतीकोरिन, चेन्नई और एनोर या कामराजार पोर्ट, तो ये 3 पोर्ट आपके हो गए। इसके अलावा इधर देखिए, ऊपर आइए, आपको विशाखापट्टनम आपका जो तेलंगाना का हो गया, पारादीप आपका उड़ीसा का हो गया, और कोलकाता का ये नया पोर्ट हो गया आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल का। तो इस तरह ये इंडिया के मेजर पोर्ट्स है जो इंडिया के आपके लोकेशन में आपको दिखते हैं, जो वेस्ट से लेकर के साउथ, और साउथ से बाद में वापस साउथ ईस्ट की तरफ, और बंगाल की खाड़ी या कोरोमंडल तट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित जो सारे पोर्ट्स है वो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है या टॉपिक है वो है IRDAI। IRDA किस कमेटी के रिकमेंडेशंस में इसकी शुरुआत हुई थी? मतलब वो कौन सी कमेटी है जिसने इसकी सिफारिश की थी कि एक IRDA आपका बनना चाहिए, एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनना चाहिए। तो पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी होगी कि IRDAI क्या है। IRDA यानी कि आप इंश्योरेंस रेगुलेटरी, जिसको अपन बीमा नियामक कह सकते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विकास प्राधिकरण। तो भारतीय क्या कहोगे? बीमा नियामक, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। तो ये जो इसका जो गठन हुआ है, तो एक कमेटी बनी है। इसके इतिहास में जाके देखें तो इसकी एक कमेटी बनी है। वो कमेटी किस नाम से बनी है? क्या वो RN मल्होत्रा कमेटी थी? RN मल्होत्रा कमेटी थी, या आपका SN मुरहोत्रा कमेटी थी, AG कृष्णन कमेटी थी, या इनमें से कोई नहीं है? तो वो आपकी जो कमेटी थी वो RN मल्होत्रा कमेटी ही थी। और मल्होत्रा कमेटी का जो गठन है वो कब किया गया? आपको याद रखना होगा 1993 में मल्होत्रा कमेटी का गठन हुआ। और इस मल्होत्रा कमेटी के गठन करने के बाद इस कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी थी उसमें ये दिया कि इंश्योरेंस, मतलब इस कमेटी का गठन करने का प्रयोजन क्या था कि आपको इनको रिफॉर्म्स यानी सुधार, जो इंश्योरेंस सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स पॉसिबल है, उन रिफॉर्म्स के लिए इस कमेटी ने अपनी सिफारिश दी। तो इस कमेटी ने सिफारिश है वो किस बाबत दी है? कमेटी ने जो सिफारिश दी है वो आपका है रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस
सेक्टर। इंश्योरेंस जो सेक्टर है, बीमा का जो क्षेत्र है, इस बीमा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किया जाना चाहिए, तो इस वजह से इस कमेटी का गठन किया और इस कमेटी ने अपनी सिफारिशों में ये बताया कि देयर शुड बी IRDA। ठीक है, यहां इस प्रकार का एक संगठन होना चाहिए और संगठन ये काम करेगा। संगठन क्या करेगा? संगठन है वो जो पॉलिसी होल्डर्स है उनके इंटरेस्ट को, उनके हितों की रक्षा करेगा, उनके हितों का ध्यान रखेगा। एक तो इसलिए जरूरी होता है आपका इस प्रकार का संगठन, टू सिक्योर इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। पॉलिसी जितने होल्डर्स है उनके जो इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करना, उनको प्रोटेक्ट करना। तो एक काम इसका ये काम हो गया, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एक तो इस प्रकार के जो संगठन का ये उद्देश्य होता है। दूसरा ये उद्देश्य होता है कि ये रेगुलेट करना, प्रमोट करना और एंश्योर करना क्या? ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो ग्रोथ है उसको क्या? टू रेगुलेट, टू प्रमोट हाँ जी, तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि इस प्रकार की जो कमेटी ने जो एक IRDA यानी इरडा, जिसको आप हिंदी में इरडा के नाम से भी जानते हैं, तो इरडा को लाने के लिए उसने अपनी सिफारिशें दी थी जो RN मल्होत्रा कमेटी ने। तो इस सिफारिश में उन्होंने ये कहा कि ये संगठन क्या करेगा। इस संगठन एक तो सबसे पहले जो पॉलिसी होल्डर्स है, जितने भी जो पॉलिसी होल्डर्स है आपकी इस प्रकार की इंश्योरेंस कंपनी के, जितने भी जो पॉलिसी होल्डर्स होंगे उनके जो इंटरेस्ट है, उनके हित हैं, तो उनके हितों की रक्षा करना इसका एक काम है, हितों की रक्षा करना। तो एक तो ये उसके हितों की रक्षा कर सकती है। दूसरा, जितनी भी जो आपकी जो इस प्रकार की जो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज होती है, तो इंडस्ट्री जितनी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज बनेगी तो उन कंपनियों पे एक रेगुलेशन, एक कंट्रोल जरूरी है, एक चेक्स जरूरी है। उसके अलावा उनको इंडस्ट्रीज़ को प्रमोशन भी जरूर, इनको इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना और एक ये एंश्योर करना, एंश्योर क्या करना? ग्रोथ, विकास को एंश्योर करना। ग्रोथ इन विच फील्ड? इंश्योरेंस के फील्ड में जो ग्रोथ हो रहा है उसको एंश्योर करना, ये काम होता है आपका इरडा का। तो इरडा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए RN मल्होत्रा जो कमेटी जिसका गठन है 1993 में हुआ, और उस गठन का जो RN मल्होत्रा इस कमेटी के अध्यक्ष थे। और ये RN मल्होत्रा जी कौन थे? ये फॉर्मर गवर्नर ऑफ, ये पूर्व में गवर्नर थे RBI, ये RBI के गवर्नर थे और RBI के गवर्नर RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में इस प्रकार की कमेटी का गठन किया गया। तो ये याद रखिए कि ये जो कमेटी थी RN मल्होत्रा कमेटी, और इस मल्होत्रा कमेटी का गठन जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्मेशन, सुधार के लिए किया गया था, 1993 में किया गया था। तो और ये भी एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि जैसे कि हमने पहले भी इस इरडा के बारे में अपने पहले पूर्व के सेशन में इसको कंप्लीट आपको बता दिया था कि इरडा, इसका जो गठन है वो एक IRD एक्ट के तहत हुआ और ये गठन हुआ 1999 में हुआ। ठीक है, IRD एक्ट है, इस एक्ट के तहत इसका गठन किया गया। और ये गठन कब किया गया? 1999 में। और ये गठन किया गया उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका दिल्ली हेडक्वार्टर था, लेकिन 2001 में इस हेडक्वार्टर को शिफ्ट करके तेलंगाना के हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये इसके अलावा भी IRDA के बारे में एक विस्तृत हमने पूरा एक लेसन आपको पूर्व के एपिसोड में दिया है। आप पूर्व के एपिसोड को टटोल के देख सकते हैं। IRDA यानी इरडा एक्ट क्या है, इसके मोटिव्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कब इसका गठन किया गया है, उसके चेयरमैन कौन है। इसके चेयरमैन मैं अभी बता देता हूँ, सुभाष चंद्र खूंटिया इसके चेयरमैन है। तो सुभाष चंद्र खूंटिया नाम भी याद रखना जरूरी है। सुभाष चंद्र
खूंटिया इसके वर्तमान में चेयरमैन है। इसके अलावा हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस किया, इसकी ये कमेटी के बारे में बताया कि किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ये एग्जिस्टेंस में आया, कब आया, और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर किस तरह शिफ्ट हुआ, अभी जो वर्तमान में इसकी क्या पोजीशन है। तो इस तरह का पूरा एक एपिसोड है। आप पूरे के एपिसोड में हमारा जो ये इरडा के बारे में जानकारी है वो आप जुटा सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका फीड द डेली वेजेस। जो आपके डेली वेजेस कौन होते हैं? जो मजदूर जो लोग हैं, जो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बहुसंख्यक जो मजदूर हैं, वो डेली वेजेस का मतलब रोज वो कमाते हैं और रोज खाते हैं, रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना, उनकी ये कहानी है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका जो एक टॉपिक है फीड द डेली वेजेस, क्या है? फीड द डेली वेजेस। ये एक कैंपेन है और एक कंपनी ने इस कैंपेन को शुरू किया, एक अभियान कह सकते हैं। कैंपेन क्या होता है? कैंपेन एक अभियान है, एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है फीड द डेली वेजेस। क्या नाम है इसका? इसका नाम है फीड द डेली वेजेस। और फीड द डेली वेजेस जो कैंपेन है ये किस कंपनी ने शुरू किया गया? तो इसमें आपको ऑप्शन में देखिए, क्या ये वॉलमार्ट ने शुरू किया, या स्विगी ने किया, या जोमेटो ने किया, या उबेर ईट्स ने किया? तो यहाँ आपको जो सबसे बड़े बड़े स्टार्टअप कंपनीज है, ठीक है ना, और मैक्सिमम जो स्टार्टअप कंपनीज है वो फूड सप्लाई से रिलेटेड कंपनीज है। किससे जो रिलेटेड है? ये फूड सप्लाई, जो खाना जो आपूर्ति है, खाद्य जो आपका जो खाना की आपूर्ति करने वाली कंपनी है, ऐसे नए स्टार्टअप है। और इनमें से वो कौन सा स्टार्टअप है जिसने फीड द डेली वेजेस इस शीर्षक से, इस टाइटल नेम से एक अभियान शुरू किया गया है ड्यूरिंग कोविड-19 आउटब्रेक। अभी जो कोविड-19 आउटब्रेक चल रहा है, इस संक्रमण के दौरान इस कंपनी ने ये पहल की है। तो ये वो कंपनी आपकी कौन सी होगी? ये कंपनी आपकी जोमेटो है। ये कंपनी कौन सी है? जोमेटो। तो जोमेटो ZOMATO। और इस कंपनी को स्टूडेंट्स आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इसके जो सप्लायर्स है वो आपको टू व्हीलर्स पे जो टी शर्ट पहने हुए, जोमेटो की टी शर्ट पहने हुए हर जगह आपको देखने को, हर सिटी, हर छोटे कस्बे में भी आपको आजकल देखने को मिल सकते हैं। तो जोमेटो क्या है? जोमेटो एक स्टार्टअप है। जोमेटो क्या है? जोमेटो एक स्टार्टअप है, ठीक है। और ये स्टार्टअप कैसा है? देखिए, जोमेटो एक स्टार्टअप है और ये स्टार्टअप जो शुरू किया गया है वो आपका जोमेटो एक इंडियन जो रेस्टोरेंट मैनेज करने वाली, रेस्टोरेंट को संचालित करने वाली एक कंपनी है और जो सप्लाई करती है फूड। क्या सप्लाई करती है? फूड। इसने हाल ही में क्या किया कि 12 करोड़ इकट्ठे करने का एक लक्ष्य तय किया कि 12 करोड़ इकट्ठे करके और इस अभियान को, इस मुहिम को चलाएंगे। और इस मुहिम में इसने जो इकट्ठे करने के चक्कर में देखिए, पेटीएम ने इसमें डोनेट किया है, गूगल ने किया है, टाटा ग्रुप ने किया है, जिंदल ने किया है, अंबानी तक ने इसके लिए इस जोमेटो के इस पहल में ये शामिल हुए हैं। तो इन लोगों ने इस पहल को बहुत बड़ा अंजाम दिया है और ये बहुत ही शानदार कैंपेन साबित होने वाला है। ये बहुत ही बड़ा कैंपेन है। अब देखना ये है कि ये जो कंपनी जो बनी है ये आपकी 1908 में बन गई, सॉरी 2008 में, ठीक है। तो 2008 में ये कंपनी हाल ही में एस्टेब्लिश हुई। ये आपके गुरुग्राम में, अभी जिसको आप गुरुग्राम कह सकते हैं, गुरुग्राम में एक नया स्टार्टअप जो शुरू हुआ है, ठीक है ना। ये आपका नया स्टार्ट जिस समय ये शुरू हुआ था उसका नाम था फूड ईबे, जो बाद में इसका नाम चेंज हो गया और आपका नामकरण हो गया जोमेटो। तो जोमेटो जो नाम है, इससे पहले इस कंपनी का नाम, जिस स्टार्टअप का नाम था वो फूडी बे। क्या नाम था इसका? फूडी बे। तो फूडी बे जो इसका नाम था, फूडी बे के बाद इसका नामकरण आपका जोमेटो के रूप में हो गया। तो जोमेटो आपकी एक जो जितने भी जो देश के रेस्टोरेंट्स हैं उसका एक नेटवर्क है। इसने जो सारे रेस्टोरेंट्स का नेटवर्क बनाया और रेस्टोरेंट्स के नेटवर्क से ये प्लेटफॉर्म क्या करता है कि ये प्लेटफॉर्म आपको जो कस्टमर से इंक्वायरी लेके और रेस्टोरेंट्स को देता है और उनके जरिए ये ऑर्डर फुलफिल करता है। तो ये काम है आपका है जोमेटो का। तो जोमेटो आपकी इसमें आपका जो ये कैंपेन शुरू करने वाली कंपनी कौन सी होगी? जोमेटो होगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, देश की पहली संक्रमण खत्म करने वाली एक मशीन बनी है। एक ऐसी मशीन बनाई गई है जो मशीन क्या करेगी? किसी भी प्रकार के संक्रमण को खत्म कर सकती है।
सो एट विच प्लेस, अब ये किस स्थान पे आपकी जो मशीन बनी है, एट विच प्लेस, जो आपका ये राजकोट के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस मशीन को बनाया है राजकोट, ठीक है। तो एट विच प्लेस, किस प्लेस पे ये आपकी मशीन बनी है, राजकोट पे। और ये क्या करेगी, 10 सेकंड में इस मशीन के अंदर अगर आप खड़े रहोगे तो जो भी आपकी बॉडी में संक्रमण हुआ, किसी भी प्रकार के जो कीटाणु आपके बॉडी को हार्म यानी नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उनको ये सिर्फ विद इन 10 सेकंड्स, 10 सेकंड में वो क्या करेगी, वो मशीन उसको संक्रमण को खत्म कर देगी, कीटाणुओं को नष्ट कर देगी, ठीक है ना। इसके लिए जो आपका जो मटेरियल जो यूज होता है वो आपका वाटर प्लस 6% पैरा ऑक्साइड, 6% क्या होता है, पैरा ऑक्साइड यूज होगा, और पैरा ऑक्साइड के साथ में आप वाटर इसमें इस्तेमाल होता है। तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट लायक कोई भी जो केमिकल भी नहीं है, और 10 सेकंड में ये मशीन क्या करेगी, जो आपके जितने जो कीटाणु हैं, जो संक्रमण हुआ है बॉडी में, वो खत्म कर देगी। IIT मुंबई के स्टूडेंट्स ने एक क्वारंटाइन ऐप बनाया है, ये भी अभी हाल ही में जो इस कोविड-19 आउटब्रेक के दौरान ही इन बच्चों ने ये किया, स्टूडेंट्स ने क्वारंटाइन ऐप, IIT मुंबई के स्टूडेंट ने, IIT खड़गपुर के छात्रों ने डॉक्टर्स के लिए एक पारदर्शी फेस शील्ड, डॉक्टर्स के लिए पारदर्शी फेस शील्ड, मतलब उसको लगाने के बाद में भी आपको आराम से क्लियरली दिखेगा, डॉक्टर्स क्लियरली देख सकते हैं और कोविड-19 के जो आपके जो वायरस है उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये काम किया है IIT खड़गपुर के स्टूडेंट्स ने। तो ये एक पारदर्शी फेस शील्ड जो किसने बनाई है, IIT खड़गपुर के स्टूडेंट्स ने बनाई है। तो ये इस कोविड-19 आउटब्रेक के दौरान ही जो स्टूडेंट्स की तरफ से जो पहल है, देखिए एक तो उन्होंने 10 सेकंड में जो कीटाणु खत्म करने के लिए एक मशीन तक डेवलप की है, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखते हैं IIT मुंबई के स्टूडेंट्स ने क्या क्या क्वारंटाइन ऐप बनाया, खड़गपुर के स्टूडेंट्स ने एक फेस शील्ड बनाई। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FRBM एक्ट कब पास हुआ, FRBM, ठीक है ना, ये आपका फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है, ठीक है। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट आपका एक्ट है। ये एक्ट पास कब हुआ, आपको वो सन बताना है, 2003 अगस्त, अप्रैल 2004, अगस्त 2004 या मई 2003। तो ये एक्ट आपका अगस्त 2003 में क्या हुआ, पास हुआ। ये देखो, एक्ट का पास होना और एक्ट का लागू होना, दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट है। कहीं कहीं ये पूछा जाता है कि एक्ट लागू कब हुआ, कहीं कहीं ये पूछा जाता है कि एक्ट पास कब हुआ। दोनों की डेट्स में भी काफ़ी फर्क होता है, एक्ट पास होते ही एक्ट लागू नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका टाइम, तो ये आपका देखिए बजट से रिलेटेड है ये, जैसे बजट FRBM एक्ट है। तो FRBM एक्ट के तहत बजट और बजट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक्ट जो बना है, ये 2003 में बना है, ठीक है ना। तो FRBM बिल वाज इंट्रोड्यूस बाय देन फाइनेंस मिनिस्टर, उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे 2003 में, यशवंत सिन्हा, जो बीजेपी नामक राष्ट्रीय दल से बिलोंग करते थे, और उस समय के फिनेंस मिनिस्टर थे 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में। और उस समय ये बिल क्या है, वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ। तो बिल आपका इंट्रोड्यूस कब हुआ, 2003 में, बिल इंट्रोड्यूस हुआ है 2000 में, 2000 में तो बिल आपका इंट्रोड्यूस हुआ, और बिल अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट, और यूनियन कैबिनेट ने बिल, इसका अप्रूवल जो मिला है या इस पार्लियामेंट ने इस बिल को पास किया है, वो 2003 में पास किया है, और ये आपका लागू हुआ है जुलाई 5, 2004 में। तो ये दो डेट आपको अलग याद रखनी है। 2003 में आपका बिल क्या हुआ, पास हुआ, 2003 में बिल आपका पास हुआ, और 2004 में ये आपका लागू हुआ, जुलाई 2004 में लागू हुआ। तो FRBM एक्ट, इसका जो एम है, इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, टू इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंसी इन इंडियाज फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम। जो आपका जो फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम है, फिस्कल मैनेजमेंट में देखो राजकोषीय जो आपका जो घाटा वगैरह सब है, वो आपके इस फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। तो उसको
मैनेज करने के लिए ये आपका एक एक्ट लाएगा। द एक्ट्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, जिसके जो या जो लंबे समय के जो उसके उद्देश्य है, उनमें क्या शामिल है? फॉर इंडियाज टू अचीव फिजिकल स्टेबिलिटी, मतलब जो आपके जो घाटे, राजकोषीय घाटे वगैरह होते हैं, तो उसमें एक स्थायित्व लाने के लिए, टू गिव द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विद द इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन, ये आपका जो है, इसमें क्या देना? एक फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए ये एक्ट लाएगा। द एफआरबीएम एक्ट वाज enacted to introduce more equitable distribution of India's debt over the years। तो इसका पूरा नाम आपने देख लिया, पूरा नाम है फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो एक्ट पास हुआ 2003 में और आपका इम्प्लीमेंट हुआ 2004 में। ये क्या करता है? ये फिजिकल मैनेजमेंट सिस्टम्स है, उसमें पारदर्शिता लाता है। फिजिकल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या लाता है? इसका काम है उसमें पारदर्शिता लाना। एक है अर्थ हॉवर 2020। ये एक क्या है? जो आपका सम्मेलन हुआ, या इस तरह का एक सम्मेलन जो अभी हाल ही में हुआ है, तो ये अर्थ हॉवर है, वो किस डेट को मनाया जाता है? ये विश्व के, ये पूरा एक वैश्विक सम्मेलन होता है अर्थ हॉवर। तो 2020 का जो अर्थ हॉवर है वो आपका कब मनाया गया है? ठीक है ना। तो ये अर्थ हॉवर जो होता है, क्या होता है? मार्च महीने में, हर साल के मार्च महीने में मनाया जाता है। और मार्च में भी कब? ये भी इसकी डेट फिक्स है। मार्च में ये मनाया जाता है, आप इसको ये कह सकते हैं लास्ट सैटरडे, यानी अंतिम शनिवार को। अंतिम शनिवार को ये मनाया जाता है, लास्ट सैटरडे को ये मनाया जाए। तो ये लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। अभी लास्ट सैटरडे आपको पता है कब आया है? 28 मार्च। तो 28 मार्च को अर्थ हॉवर जो आपका 2020 है वो मनाया गया। क्या मनाया गया? अर्थ हॉवर। और अर्थ हॉवर 2020, जिसको अभी हाल ही में 28 मार्च को मनाया गया। हर साल विश्व के सभी देश इसको मनाते हैं और मार्च महीने में मनाते हैं। मार्च महीने का भी अंतिम शनिवार को इसकी डेट है, ये डेट इसकी फिक्स है। अगला देखिए, हाँ, ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि हर साल अंतिम शनिवार, मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। लेकिन इसका संदेश क्या है? ये जो सम्मेलन होता है, ये हम लोगों को क्या संदेश, क्या मैसेज दे रहे हैं? तो जो ये एनवायरमेंटलिस्ट की तरफ से है, एक तरह का एक आंदोलन है, एक सम्मेलन है, और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। क्लाइमेट चेंज, देखो आजकल क्लाइमेट बहुत ही प्रभावित हो रहा है, प्रदूषण को लेकर के प्रभावित हो रहा है। सबसे बड़ा जो इसमें जो प्रभाव है वो प्रदूषण का है। तो उसके अगेंस्ट जो लड़ रहे हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट, जो पर्यावरणविद लड़ रहे हैं, तो दे विलिंग टू गेट सपोर्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनको सपोर्ट चाहिए, उसको सपोर्ट देने के लिए इस प्रकार का एक आपका जो सम्मेलन होता है, जिसको आप अर्थ हॉवर नाम से जानते हैं। जिसका किस नाम से जानते हैं? इसको अर्थ हॉवर। तो इसको अर्थ हॉवर के नाम से जानते हैं। ये जो इसका आयोजन करता है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, ये इसका आयोजन करता है। और इसका जो हेडक्वार्टर HQ है वो आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, SZ, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, एक इस जो कोष जो बना हुआ है, इसका ये आयोजन करता है। कौन आयोजित करता है इसको? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी विश्व जो वन्य जीव आपका जो कोष है, जो आपका वाइल्ड लाइफ, बिल्कुल ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो फंड है, ये आपका इसका आयोजन करता है। तो हर साल इसको, एक तो ये आपको डेट जो कंफर्म आपको याद रखनी होगी कि हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को इसका आयोजन होता है। विश्व के हर देश इसको मनाते हैं, लेकिन इसका जो आयोजन करता है वो आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, यानी जिसको आप शॉर्ट में WWF कह सकते हैं। तो WWF जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, और ये एक इस प्रकार का एक आयोजन करता है। अगला देखिए, कौन है जो RBI के रीअपॉइंट हुए हैं? रीअपॉइंट का मतलब अभी जो काम कर रहे थे रिटायर हुए, और उसके बाद वापस RBI, मतलब जो कैबिनेट है, जो सरकार की जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट की कमेटी ने इसको रीअपॉइंट किया है, पुनः उनको नियुक्ति दी है। तो रीअपॉइंट जो किस पोस्ट पे हुए हैं? डेप्यूटी गवर्नर। जो आपका डेप्यूटी गवर्नर के पोस्ट पे RBI के पुनः डिप्टी जो गवर्नर बनाए गए हैं, तो वो कौन शख्स है जिनको डिप्टी गवर्नर बनाया गया है? रीअपॉइंट हुआ। रीअपॉइंट इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि अभी ये कार्यरत थे, रिटायर हो गए,
और अब वापस जो आपकी कैबिनेट कमेटी है, कैबिनेट की जो समिति है, कैबिनेट कमेटी ने इसको क्या किया है, रीअपॉइंट किया है, पुनः इनको नियुक्त किया है। तो वो कौन है, बीपी कानूनगो। वो कौन है, बीपी कानूनगो। ये आपके बीपी कानूनगो है, बीपी कानूनगो, जो पहले इस पद पे कार्य कर रहे थे, पहले से जो काम कर रहे थे, उनको वापस डेप्यूटी जो आपका गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, कैबिनेट कमेटी होगी। अभी जो गवर्नर कौन है उनका ध्यान रखना। आरबीआई के गवर्नर आपके हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है। तो आरबीआई के गवर्नर आपके शक्तिकांत दास हो गए। इसके अलावा मैं आपको एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पर्सन है जिनके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं, जिनका नाम है चेतना भाटी। चेतना भाटी हाल ही में, अगर आप इनको माने कि ये सुर्खियों में क्यों है, वाई सी वाज इन न्यूज, वो न्यूज में क्यों थी, वाई सी वाज इन न्यूज। चेतना भाटी, तो चेतना भाटी में आपको एक तो ये बताइए कि चेतना भाटी न्यूज में क्यों थी, ये किस इंडिया के किस स्टेट या किस प्लेस से बिलोंग करती है, और इन्होंने ऐसा क्या कारनामा किया जिसकी वजह से ये हाईलाइटेड हुई। तो चेतना भाटी जो राजस्थान पुलिस जो सेवा में कार्यरत है, अभी काम कर रही है, और इन्होंने अपने काम करने के दौरान इन्होंने जो पाया, और वो ये पाया कि सबसे ज़्यादा जो आपका इन्होंने जो काम किया था वो आपका पुलिस विभाग में सेवा करते हुए काम किया, लेकिन जो आपका जो भ्रूण हत्या है, मां के कोख में ही जो चाइल्ड है उसको खत्म कर देना, उसको भ्रूण हत्या कहते हैं। तो भ्रूण हत्या को एक जघन्य अपराध के रूप में मानते हुए इसका विरोध किया और इसको एक आंदोलन के रूप में लिया, और पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश और प्रदेश में इसने इस आंदोलन को, अपने आंदोलन के साथियों को जुटाया, सहयोगों को जुटाया, और एक बड़ा एक आंदोलन है, ये कैंपेन चलाया, और इस भ्रूण हत्या के खिलाफ इन्होंने कैंपेन चलाया। और इस कैंपेन की वजह से जो हाल ही में जो मोदी जी ने जो महिला और बाल विकास विभाग है, जो सेंटर का कौन सा विभाग है, महिला एवं बाल विकास, इस विभाग को पत्र लिखा कि इस चेतना भाटी नामक जो शख्सियत है इनको सम्मानित किया जाए। ठीक है, और इसी वजह से चेतना भाटी सुर्खियों में आई। तो भ्रूण हत्या के खिलाफ जो अभियान, जो महाअभियान छेड़ा है, ये आपकी कहां से बिलोंग करती है, राजस्थान के जैसलमेर से। राजस्थान के जैसलमेर से ये बिलोंग करती है, और राजस्थान पुलिस के अंदर ये एक पुलिस सेवा के अंदर कार्यरत है, अभी काम कर रही है। और अभी इनकी जो इसी सेवा में काम करते हुए इन्होंने ये आपका एक अभियान चलाया, और इस अभियान के फलस्वरूप इनको ये सम्मान है दिया जा रहा है। तो इसी वजह से ये सुर्खियों में आई। तो चेतना भाटी आपका जो न्यूज़ में था, ये नाम ये क्यों था, आप इसको जान लिए। अब इसके अलावा देखिए, हाँ, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स का जो मॉर्निंग का सेशन है उसको रोज़ आप अपने साथियों को बोलिए कि देखना ना भूलें। ये हमेशा यूट्यूब के जो चैनल जो हमारा है मिजाग एकेडमी का, उस चैनल पे लाइव आपको मिलेगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का है कि आपका और हमारा जो परिवार है, इट विल बिकम लार्ज एंड लार्जेस्ट। और जितना परिवार बड़ा होगा, हम लोग और हमारी टीम उतनी ज़्यादा एनर्जेटिक होगी और आपके लिए करंट अफेयर्स पे अधिक मेहनत करेंगे। ठीक है, और इस मेहनत की जो जरिए आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स का जो आपको जो सेशन मिल रहा है, आप उसको डेली देखें और रोज़ देखें। रोज़ाना हम आपको मॉर्निंग में, हमारा टाइमिंग तो वैसे 7:30 बजे है, ठीक है, 7:30 AM, और 7:30 बजे से इसको लाइव हम आपके सेवा में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको मिजाग एकेडमी की जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जिस पर अभी हमने एक नया कोर्स जो राजस्थान पुलिस भर्ती का जो एक सेक्शन है, जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो महिला और बाल अपराध है, इसके ऊपर हमने एक पूरा जो लेसन तैयार किया है। ये एक पूरा
सेशन है जो कंप्लीट आपको 20 जो एपिसोड में कंप्लीट होगा, टोटल उसमें आपको 30 घंटे लगेंगे और डेली आप अगर 2-2 घंटे पढ़ेंगे तो ये आप 15 दिन के अंदर ये पूरा आप कोर्स कर सकते हैं। उस कोर्स के अंदर आपको हमने ई नोट्स प्रोवाइड किए हैं। कोर्स के अंदर आपको जो मल्टीपल जो चॉइस के क्वेश्चंस MCQs है, और MCQs के अलावा हमारी जो वीडियो क्लासेस है, जो इस पूरे जो आपकी जो टॉपिक है उसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से इसको विश्लेषणात्मक रूप से और आसान भाषाओं में आपको इसमें समझाया गया है। आप इसको जरूर देखें। हमारी मिजाग एकेडमी की जो ऐप है वो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड करें और ऐप को रजिस्टर करके, और फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी तो रजिस्ट्रेशन अभी कोई चार्जेस नहीं है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट है जो मिजाग एकेडमी का हाल ही में हमने लॉन्च किया है, आप उसको ज्वाइन करें और देखिए। धन्यवाद, नमस्ते।